नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। चुनाव खत्म, तकरार जारी, क्योंकि साइक्लोन यास का असर भले ही खत्म हो गया हो बंगाल में, लेकिन राजनीति का तूफान अभी भी जारी है। 60 घंटे का तबादला का था और केंद्र और ममता बनर्जी के बीच एक बार फिर से ठन गई है। ममता बनर्जी ने राज्य के मुख्य सचिव को रिलीव करने से साफ इनकार कर दिया है और अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार बनाने का भी ऐलान कर दिया है और अब नई लड़ाई छिड़ गई है। वहीं केंद्र सरकार ने अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई का मूड बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी की रिपोर्ट करने में विफल रही अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। डीओपीटी मंत्रालय ने पूछा कि आपकी खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। साथ ही मंगलवार 10 बजे तक यानी आज 10 बजे तक उनको रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 28 तारीख को उन्हें दिल्ली अटैच करने का आदेश दिया था। उसी दिन पीएम मोदी के साथ बैठक को लेकर विवाद भी सामने आया था। सोमवार सुबह 10 बजे उन्हें दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में रिपोर्ट करना था, लेकिन 60 घंटे बीत जाने के बाद भी जो हुआ उसने केंद्र के आदेश को ताक पर रख दिया है। सुबह 10 बजे तक मुख्य सचिव अल्पन ने दिल्ली रिपोर्ट नहीं किया। इसके बजाय सुबह के 11 बजे वो कोलकाता में राज्य सचिवालय पहुंचे। यहां उन्होंने ममता बनर्जी के साथ यास तूफान और कोरोना से जुड़ी बैठक में हिस्सा लेना था। इससे जाहिर हुआ कि ममता सरकार ने केंद्र के फरमान को ठुकरा दिया है और इसी से अब नया सियासी बवाल पश्चिम बंगाल में खड़ा हो चुका है। लेकिन बड़े सवाल कुछ ऐसे उठ रहे हैं कि आखिर क्यों बार बार बीजेपी और टीएमसी में ठन जाती है, क्यों बार बार केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार में तनातनी देखने को मिलती है। ये पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल जो सवाल ममता बनर्जी ने उठाए हैं वो भी बड़े हैं और जो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं वो भी सवाल कई बड़े हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी सीधे टकराव की वजह को बीजेपी की हार की टीस बता रही हैं। आखिर मोदी सरकार और ममता के बीच बार बार टकराव क्यों होता है, ये कई ऐसे सवाल हैं जिन पर आज जवाब लेना जरूरी हो गया है। क्या ये बीजेपी की हार की टीस है जैसा कि ममता बनर्जी कहती हैं, या फिर ममता संघीय ढांचे को तोड़ने पर तुली हुई है जैसा आरोप बीजेपी लगा रही है। ऐसे आरोपों के बीच एक बार फिर ममता जिद पर अड़ गई है और नया विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। जिस तरह से बंदोपाध्याय को तलब किया गया था, उनको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था 28 तारीख को, उन्होंने केंद्र के फरमान का अपमान करते हुए केंद्र के फरमान को ठोकरा मार दिया है और वहां पर नहीं जाकर ममता के साथ मीटिंग में शामिल हो गए हैं। इस तरह के वाद विवाद सामने आ रहे हैं। हालांकि तमाम चीजें ये भी सामने आ रही हैं कि पीएम मोदी और दीदी के बीच ठनी इस वजह से है क्योंकि जब साइक्लोन पर मीटिंग बुलाई गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल में गए थे, वहां पर जिस तरह का वाक्य, वहां पर जिस तरह से ममता बनर्जी का व्यवहार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, उसको लेकर भी यहाँ पर उसी के बाद से ये जो तमाम तनातनी है ये शुरू हुई है और कहा जा सकता है कि ये उसी का बदला ले रही है बीजेपी सरकार। ये भी तमाम आरोप जो हैं वो ममता बनर्जी ने लगाए हैं। ममता बनर्जी ने फिलहाल एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 5 पन्नों की लंबी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने केंद्र के फैसले पर एक खास वजह से हैरानी भी जताई है। ममता ने लिखा है कि जिस केंद्र सरकार ने अपनी सिफारिश पर 24 मई को मुख्य सचिव अल्पन की नौकरी को इस कारण 3 महीने बढ़ाने की सहमति दी जाई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल कोरोना से लड़ रहा है, इसलिए उनकी जो 3 महीने का कार्यकाल था उसको बढ़ाने का ऐलान किया गया था। उसी ने 28 मई को उन्हें दिल्ली अटैच करने का फरमान आखिर क्यों जारी किया, ये ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सीधे पूछा है। ऐसे में ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी पूछा कि क्या 28 मई को कलाईकुंडा में आपके साथ हुई मेरी मुलाकात से कोई लेना देना नहीं। उम्मीद करती हूं इस आदेश का उस बैठक से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा और गलत प्राथमिकताओं की वेदी पर जनहित की बलि चढ़ाने जैसा होगा, ये ममता बनर्जी ने कहा है। वहीं ममता बनर्जी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को रिलीव नहीं कर सकती और न ही वो करने जा रही है। ममता ने इसके लिए राज्य के हालात और केंद्र सरकार के पिछले फैसले का हवाला भी दिया था। उन्होंने जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने के भी संकेत दिए हैं। तो ये तमाम बातें ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखी हैं। ऐसे में ये जो मामला है, इन पर 3 बातों पर नजर रखनी है। क्या केंद्र सरकार बंदोपाध्याय को अटैच करने के फैसले को रद्द करने की पश्चिम बंगाल सरकार के आग्रह को मान लेगी, ये पहली बात है जिस पर नजर रखी जाएगी। और दूसरी बात, क्या केंद्र सरकार बंदोपाध्याय के 3 महीने का एक्सटेंशन वापस लेगी जो कि खुद
बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिया था। ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि क्या वाकई अब ये मामला भी कोर्ट जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर केंद्र और राज्य सरकार में जब तालमेल की कमी होती है, नहीं बनती है, उनके बीच में ठन जाती है, तब सुप्रीम कोर्ट को या फिर किसी भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही कि क्या ये मामला भी अब कोर्ट जाएगा, क्योंकि दीदी ने साफ कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो अदालत का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं चूकेंगी। इस तरह की तमाम बातें हैं जिससे वजह से बीजेपी और टीएमसी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दीदी ममता बनर्जी के बीच एक बार फिर से ठन गई है। तो एक बार फिर से बता दें आपको तमाम कारण जिसकी वजह से ये मसला खड़ा हुआ है। दरअसल राज्य के मुख्य सचिव को रिलीव करने से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अल्पन बंदोपाध्याय को उनका मुख्य सलाहकार भी बनाया गया है, बनाने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। और अब इसके लिए भी एक नई लड़ाई छिड़ गई है। पहले जिस तरह से ठन गई थी, अब इस पर भी विवाद होगा, ये तय माना जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ भी कार्रवाई का मूड बना लिया है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी ऐसे आईएएस अधिकारी थे जिनके साथ ममता बनर्जी की काफी अच्छी थी, और अल्पन बंदोपाध्याय जो हैं वो ममता बनर्जी के खासम खास सबसे करीबी बताए जा रहे हैं। बंदोपाध्याय को टेक्स्ट बुक ऑफ मैन भी कहा जाता है। बता दें कि अल्पन बंदोपाध्याय की जहां तक बात है, वो प्रशासनिक तौर पर वो पश्चिम बंगाल के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, फिलहाल की स्थिति में सबसे वरिष्ठ अधिकारी। तूफान और कोरोना से लड़ाई में राज्य उन्हीं की देखरेख में आगे बढ़ा है। जिस तरह की स्थितियां आपने देखी पश्चिम बंगाल में, वो अल्पन बंदोपाध्याय की निगरानी में ही हुई है। तमाम लड़ाई की देखरेख उन्होंने की है। दूसरी तरफ वो मौजूदा सरकार यानी टीएमसी के बेहद करीबी हैं। अल्पन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के भी बेहद करीबी नौकरशाह माने जाते हैं, और उन्हें टेक्स्ट बुक मैन भी कहा जाता है, यानी वो नियमों के पाबंद नौकरशाह माने जाते हैं। और ये भी आपको बता दें कि विवाद जो है उनसे उनका कहीं तक नाता नहीं है, दूर दूर तक नाता नहीं है। वो विवाद से दूर रहने वाले अफसरों में गिने जाते हैं अल्पन बंदोपाध्याय। चलिए अब इसी पर आज जानकारी लेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरी तरफ संदीप चौधरी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का आप सभी का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी मैं उपाध्याय जी कि क्या ये जो तकरार देखने को मिल रही है बीजेपी और टीएमसी में, ये किस तरह से अब खत्म होने जा रही है? क्या इसका वाकई कोई किनारा होगा? क्या बीजेपी या टीएमसी में कोई किनारा लग पाएगा, या फिर ये तकरार इसी तरह से लंबे समय तक जारी रहेगी? आरबी उपाध्याय जी। देखिए, इतनी जल्दी ये तकरार खत्म होने वाली नहीं है। ये लंबा चलेगा। जिस तरीके से आप देखेंगे कि बंदोपाध्याय को 3 महीने की एक्सटेंशन थी, लेकिन केंद्र इस पर अड़ा हुआ था कि उनको यहाँ बुलाया जाए। उधर ममता है, वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो इन सब परिस्थितियों में उनको एक रास्ता बताया गया कि भाई नहीं, आप रिटायरमेंट ले लो। और रिटायरमेंट लेने के बाद में उनको उन्होंने अपॉइंट भी कर लिया जी। तो केंद्र के भी गले नहीं उतर रहा है। केंद्र भी कहीं न कहीं और जो भी मौके आएंगे उन पर बदला लेने की कोशिश करेगा जी। देखिए, हार और जीत सिक्के के 2 पहलू होते हैं मुस्कान जी। और लोकतंत्र में जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत होती है। उसका जो भी फैसला हो सबको स्वीकार करना चाहिए और सहज स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भी पॉलिटिकल पार्टियां या पॉलिटिकल लोग हार को पचा नहीं पाते जी। और वो कहीं न कहीं केंद्र राज्य का टकराव कोई नया नहीं। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां टकराव देखने को मिलता है, और केंद्र और राज्य में दोनों में एक ही दल की सरकार होना अनिवार्य नहीं है। लोकतंत्र में जनता है और जनता जिसको चाहे, जो उसे ठीक लगता है बिल्कुल उसको चुनती है, और चुनना भी चाहिए, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। पॉलिटिकल पार्टियों को भी उसको सहज लेना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टियां उसको सहज तरीके से ले नहीं पाती हैं, और केंद्र अपनी मैं तो दादागिरी कहूंगा कि भी वो दादागिरी है कि भी नहीं, हम प्रधानमंत्री हैं
अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री हैं ना। हर एक का अपना एक दायरा है, और उस दायरे में रहकर अगर आप संवैधानिक तरीके से कार्य करेंगे बिना किसी द्वेष भाव के, तो मैं समझता हूँ उससे जनता का भला होगा। ठीक है आरबी उपाध्याय जी। संदीप चौधरी जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, क्या वाकई जिस तरह से आरबी उपाध्याय जी ने कहा बीजेपी अपनी हार नहीं पचा पा रही है, इसी वजह से वो अब बदला लेने की फिराक में है टीएमसी से, क्या लगता है आपको? मुस्कान जी, मैं भी सहमत हूँ जिस तरीके से अभी उपाध्याय जी ने कहा जी। लेकिन इसके साथ साथ राजनीति में एक लेग पुलिंग होती है, दूसरे को कमजोर करने की राजनीति होती है। तो अभी जो राजनीति है वो 2024 की भी राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स को ये मैसेज जा चुका है कि अभी तो बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी जीती है, लेकिन 2024 आते आते हो सकता है ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार बनके उभर आए। तो ऐसे में जो भी उनके नजदीकी अधिकारी लोग हैं, क्योंकि अधिकारी लोगों के पास सभी की कमजोरी और सभी की मजबूती के पॉइंट्स होते हैं, तो केंद्र सरकार की कोशिश है कि ऐसे जिस तरीके से ममता के कई बड़े नेताओं को अपने साथ मिलाया गया, उन नेताओं ने भी ये सजेस्ट किया होगा कि ये लोग माइंड हैं या ये लोग सब खबरें जानती हैं, ये इनके पैरों पे नेता चलते हैं। क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो आपको अच्छा बोलने वाले दिखते हैं वो किसी की स्क्रिप्ट पढ़ने से अच्छे बनते हैं, जो अच्छे डिसीजन लेने वाले दिखते हैं वो किसी पीछे से ब्यूरोक्रेट्स के इशारे पर काम करने वाले लोग होते हैं। तो इनको मालूम है कि किसको अपने साथ लाना चाहिए और किसको नहीं। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने किसी भी कीमत पर जो वाकई आईएएस से अधिकारी हैं उनको छोड़ने का फैसला नहीं किया, यहाँ तक कि उनको रिटायरमेंट दिया और 2.5 लाख रुपए सैलरी के बेस पर उनको अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। और सलाहकार कहने के लिए है वो एक तरीके से बंगाल के सीएम रहेंगे, ममता बनर्जी का दिमाग भी वो रहेंगे और डिसीजन जितने भी होंगे उनमें उनका अहम रोल रहेगा। जी, आरबी उपाध्याय जी, क्या आप सहमत हैं संदीप चौधरी की बात से कि जो अल्पन उपाध्याय हैं, बंदोपाध्याय, वो अब आगे सीएम पद पर दावेदार हो सकते हैं? हालांकि सबसे करीबी वो ममता बनर्जी के माने जा रहे हैं, लेकिन विवाद से उनका दूर दूर तक फिलहाल कोई नाता नहीं रहा है। देखिए, बिल्कुल सहमत हूँ चौधरी साहब की बात से। जी। देखिए, जो भी लीडर्स हैं इतने क्वालिफाइड या उतने एक्सपर्ट कानून की जानकारी, संविधान की जानकारी नहीं हो, तो जो भी अधिकारी होते हैं यही सरकार चलाते हैं। आप देखेंगे नेताओं का तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बिना पढ़ा लिखा भी मैं समझता हूं कि वे नेता बन जाता है और जनता चुन लेती है तो वो वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें कानून की और संविधान की जो बारीकी का ज्ञान होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो अधिकारी ही कहीं न कहीं चलाते हैं। और कोई भी अधिकारी विश्वास पात्र अधिकारी होता है हर राजनेता का, और वो उससे सलाह मशवरा लेके ही कोई फैसला लेते हैं जी। तो ऐसे में उस अधिकारी का हट जाना उस राजनीतिक नेता का कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है, क्योंकि वो सारी चीजें जो भी संवैधानिक दायरे में है उनको रखता है और समय समय पर सही राय भी देता है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो यही बंगाल के प्रदेश में देखा जाए तो बंदोपाध्याय उनके विश्वास पात्र रहे हैं और आज भी विश्वास पात्र हैं। तो उनका सानिध्य उन्हें मिलता रहा है, उनकी सलाह उन्हें मिलती रही है। और ऐसे में जब केंद्र ने उन्हें अपने यहाँ बुलाने के लिए हठ धर्मिता की, तो ये नहीं उन्होंने कोशिश की, लेटर भी लिखा ममता बनर्जी ने, लेकिन केंद्र ने नहीं माना। तो इस तरह का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। ये रास्ता था क्योंकि वो रिटायरमेंट होने वाले थे जी। उनकी 31 को रिटायरमेंट थी, अभी उनको सेवा विस्तार दिया गया था, तो सेवा विस्तार न लेते हुए और रिटायरमेंट लेना, और रिटायरमेंट लेने के साथ साथ उन्होंने उसे अपॉइंट कर लिया, तो वो संवैधानिक तरीके से किया है, वो असंवैधानिक नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों में देखिए केंद्र कहीं न कहीं आगे भी जहां समय मिलेगा। उपाध्याय जी, जिस तरह से उनको अपॉइंट किया गया है मुख्य सलाहकार, ठीक है वो संवैधानिक है, लेकिन केंद्र के फरमान का इस तरह से अपमान करना ये तो संवैधानिक नहीं है।
जब केंद्र ने उन्हें बुलाया था 28 तारीख को तो उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन स्थिति हमने देखी कि वो ममता बनर्जी के साथ मीटिंग में शामिल हो गई। साइक्लोन के लिए तमाम उन्होंने जानकारी दी, तमाम स्थितियां उन्होंने संभाली, लेकिन जो फरमान उनको जारी किया गया था केंद्र द्वारा उन पर वो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सिक्के का मैं मानता हूं एक पहलू ये है कि भी केंद्र को बिल्कुल केंद्र होता है और केंद्र को अधिकार है और उसी अधिकार के तहत उन्होंने भी दिल्ली बुलाया, तो देखिए उसका पालन होना चाहिए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि भी देखिए मुख्यमंत्री भी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसके भी संवैधानिक अधिकार हैं। उसको भी एक आध व्यक्ति को, दो चार व्यक्तियों को भी, उसे भी प्रदेश को चलाना है, तो उस प्रदेश को चलाने के लिए उसे भी तो कुछ लोग चाहिए। बिल्कुल। तो वो अगर मान लीजिए अपनी चॉइस से अगर किसी अधिकारी के नाम को सजेस्ट कर रहा है या लिख रहा है, तो केंद्र को भी दरियादिली दिखाते हुए उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ठीक है, रखिए आप, काम चलेगा। तो केंद्र एक बड़े भाई की भूमिका में होता है, भाई आपको सबको समान दृष्टि से देखना होता है। तो उदारता यही होती कि वो ये कह देते भी ठीक है, रख लीजिए आप एक अधिकारी। कौन सा एक अधिकारी से मतलब चैलेंज केंद्र को कर रहा है। हाँ, ममता का जो एक कद उभर कर आया है, जिस तरीके से आपने देखा कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, जो भी सारे संसाधन से झोंक दिए और उन्हें उम्मीद थी कि बंगाल में हम सत्ता में आएंगे, लेकिन वांछित नतीजे नहीं आए। तो वो जनता की सर्वोच्च अदालत है, उसने आपको नहीं वोट किया तो उसको सहज स्वीकार करने। हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं। हार होने से ये नहीं है कि भी सब कुछ खत्म हो जाता है। आगे ठीक है भी 2024 है, इलेक्शन होगा, तब तक चीजें बदल सकती हैं। पहले भी 18 सीटें लोकसभा में जी ठीक है दी है, बंगाल से मिली है बीजेपी। जी उपाध्याय जी, संदीप जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से उपाध्याय जी ने कहा कि उनको जाना चाहिए था, संवैधानिक तरीका है, वहां भी ठीक है क्योंकि सीएम है वो ममता बनर्जी वहां की, तो उन्होंने अगर उन्हें अपॉइंट कर लिया संवैधानिक तरीके से, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि जिस तरह से केंद्र के फरमान का अपमान किया गया यहाँ पर, उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी ने तो साफ ही कह दिया कि ना तो वो बंदोपाध्याय को पहले छोड़ रही थी और ना वो अब छोड़ेंगी। इस बीच भी आप इस चीजों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं, ये जो सर्विस है ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये केवल बंगाल के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। और केंद्र सरकार के पास ऐसे स्पेशल राइट्स होते हैं, वो किसी भी स्टेट से किसी भी ऐसे अधिकारी को पिक करके सेंटर में लेके आ सकते हैं, उसकी सेवाएं देश के लिए ले सकते हैं। और इसी राइट्स का केंद्र सरकार ने इस्तेमाल किया उनको यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि एक आपस की राजनीति भी है और ममता भी ये जानती है कि ऐसा ना हो जैसे पूर्व में कई अधिकारी फंसते रहे हैं। आपको संजीव भट्ट का याद होगा कि कहीं ना कहीं अगर मेरे नजदीकी अधिकारी को कुछ किसी तरीके से फंसा दिया गया, हो सकता है ये मेरी कुछ कमजोरियां ऊपर ना दे दे। तो एक बॉन्डिंग बनी हुई है ममता बनर्जी और उपाध्याय जी के बीच में, वहां पे जिस तरीके से उनका साथ में काम करना जरूरी है। और इसीलिए अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनकी मजबूरी बन जाती, उनको दिल्ली आना पड़ता, दिल्ली तलब होना पड़ता, और जैसे केंद्र सरकार चाहती थी वैसे उन्हें सर्विस देनी पड़ती। उनका इस्तीफा देने का यही रीजन था कि वो केंद्र सरकार के राइट से बाहर हो सके और वो ममता बनर्जी के साथ खुलकर काम कर सके। उनकी न पावर में कमी आई है, न प्रतिष्ठा में कमी आई है, बल्कि ये चीजें बढ़ गई है। संदीप जी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा ये जो तमाम विवाद है ये तभी शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री बंगाल गए, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार ममता दीदी ने किया उसके बाद से क्या तो कहा जा सकता है कि जो उन्होंने अपमान किया प्रधानमंत्री का उसका बदला लिया जा रहा है इस तरीके से? क्योंकि सभी को पता है, जग जाहिर है कि बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के कितने करीबी हैं। सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी ये पता है कि उनके तमाम फैसले उन्हीं के जरिए लिए जाते हैं। तो क्या अपने अपमान का बदला, संदीप चौधरी जी आपसे जानना चाहूंगी मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं? हेलो संदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन्हें नहीं मिल पा रही है। इसी का जवाब आरवी उपाध्याय जी आपसे मैं लेना चाहूंगी। क्या वाकई कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अपमान का बदला दीदी से ले रहे हैं? देखिए, ये नहीं कह सकते वो अपने अपमान का बदला ले रहे हैं। देखिए, फिर मैं वही कहूंगा कि उनको अधिकार है
जी वो अधिकारी को बुला सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसफर बिल्कुल पोस्टिंग कर उपाध्याय सकते जी, वो हैं। बुला सकते हैं, लेकिन हम तमाम स्थितियों को अगर हम देखें तो जब ये बंगाल का विवाद हुआ, तमाम जैसे ही ये विवाद बढ़ा, उसी के बाद प्रधानमंत्री ने इस तरह से ये फैसला लिया, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ही थे, केंद्र ही था जिन्होंने उनको एक्सटेंशन भी दिया था 3 महीने का। हाँ, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बदले की भावना आप उसे कह सकते हैं, लेकिन वो उनका अधिकार क्षेत्र है। और दूसरा देखिए, कोई भी अधिकारी हो, मुस्कान, एक चीज और है जी, अधिकारी को भी किसी भी केंद्र से या राज्य से कोई टकराव नहीं लेना। देखिए उनका ठीक है, जो उन्हें ड्यूटी सौंपी जाती है उसको तय स्वीकार करना जी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक लॉ भी डेवलप हो जाती है, एक ट्यूनिंग कहीं ना कहीं सेट हो जाती है किसी राजनीतिक दल या राजनेता के प्रति। जबकि जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, जो भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उन लोगों की जो प्राथमिकता होनी चाहिए, वो देश होना चाहिए और प्रदेश होना चाहिए, प्रदेश की जनता होनी चाहिए, न कि राजनीतिक लोग। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब एक होड़ सी लग गई है जी, कि बिल्कुल। वो बजाय जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही न रखते हुए वो राजनेता के प्रति जवाबदेही रखते हैं और उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। उपाध्याय जी, संदीप जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप जी, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रही थी, मैंने आरबी उपाध्याय जी से भी इसका जवाब लिया। क्या बदले की भावना कही जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? क्योंकि जिस तरह से विवाद बंगाल में हुआ, जब प्रधानमंत्री बंगाल पहुंचे यास तूफान का जायजा पूरा लेने के लिए, उसके बाद ममता दीदी ने उनको इंतजार भी करवाया और उनसे बातचीत भी अच्छे तरीके से नहीं की, उनसे 2 मिनट बात करके और वो निकल गई। क्या इस चीज के बाद बदले की भावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, जो इस तरह से वो पूरा विवाद होने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया? चलिए, एक बार फिर से संदीप जी को आवाज शायद नहीं मिल पा रही है। आरबी उपाध्याय जी, इसका जवाब भी संदीप जी से मैं लूंगी, क्योंकि देखिए दोनों की राय आपकी महत्वपूर्ण है, किस तरीके से हम दोनों देखते हैं चीजों को, आप दोनों, उसके लिए हमने आपको आज बुलाया है, किस तरीके से ये चीजें। एक सवाल मेरा और आपसे उपाध्याय जी, कि जो ममता दीदी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखकर साफ कह दिया है कि अगर उन्हें अदालत का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा तो वो नहीं चूकेंगी इससे। तो क्या वाकई ये विवाद भी अब अदालत तक जाएगा? शुरुआत में आपने ही कहा कि ये विवाद लंबा चलने वाला है, तो कब तक ये विवाद चलेगा और क्या वाकई अब इसमें भी अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ेगा? देखिए, अदालत भी बचने की कोशिश करती है जी, इन सब विवादों से, लेकिन उसका अपना दायित्व है। अगर वहां जाते हैं और भी अर्जी दाखिल करते हैं तो उस पर फैसला देना स्वाभाविक है। और देखिए, रहा आप जो कह रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा, कोई भी अधिकारी है, तो प्रधानमंत्री नहीं रहा। मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हैं और एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत जो भी अधिकारी हैं उन सबको, देखिए राजनीतिक लोग एक अलग है, मैं ममता बनर्जी ठीक है, वो एक अलग क्राइटेरिया हो गया, वो एक अलग वर्ग हो गया, लेकिन जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में अधिकारी आते हैं उनको तो प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। उनको देखिए बता सकते थे ममता बनर्जी को कि देखिए प्रोटोकॉल है और मुझे जाना होगा, टाइम से पहुंचना पड़ेगा। अगर मान लो हर जगह ये हालत हो जाएगी तो प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है वो कम होगी। कोई भी अधिकारी फिर तो उस तरीके से किसी भी राजनेता के साथ मिलकर आज आधे घंटे इंतजार कराया, कल 2 घंटे और पर तो फिर आएगा भी नहीं। जी, बिल्कुल। तो अनुशासन कहाँ रहेगा? और कोई भी चलता है, देश चलता है, संस्था चलती है तो अनुशासन से चलती है, और जब अनुशासन ही नहीं रहेगा तो सभी पदों की गरिमाएं गिरेंगी। बिल्कुल। मानिए प्रधानमंत्री पद की ही गरिमा नहीं गिरेगी, फिर दूसरे पदों की भी गरिमाएं गिरना शुरू हो जाएंगी, लोग अवहेलना शुरू कर देंगे कि कोई क्या कर देगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने उपाध्याय जी, कि अगर उनकी जगह सीएम खुद भी होती और अगर उनका भी अगर कोई अधिकारी इस तरह से फरमान को ठुकराता तो उन्हें भी, उनकी भी गरिमा को ठेस पहुंचती और उन्हें भी तमाम चीजें ये सब फेस करनी पड़ती। संदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मैं आपसे जवाब लेना चाह रही थी।
चलिए, संदीप जी तक आवाज नहीं जा पा रही है, उनको जोड़ने की दोबारा कोशिश करेंगे उपाध्याय जी। मैं एक बार फिर से ही आपके पास आना चाहूंगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ठीक है, आपने कोर्ट के लिए कहा, कोर्ट चीजें बचने की कोशिश करती है, ये हमने भी देखा है, लेकिन जब केंद्र और राज्य में तालमेल नहीं होता तब कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कोरोना काल में हमने देखा दिल्ली और केंद्र सरकार में किस तरह से ठन गई थी, उसके बाद उनमें जो तालमेल नहीं बन पा रहा था, उसके बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। इसका भी जवाब दीजिएगा। एक ही साथ साथ ये भी सवाल कि क्या जो आग्रह ममता बनर्जी ने किया है कि बंदोपाध्याय को फिलहाल पूर्ण रूप से उनके पास ही रखा जाए, क्या अब केंद्र उन्हें वापस उनके फरमान ले सकती है या फिर उनमें कार्रवाई उन पर कर सकती है कानूनी? क्योंकि जिस तरह से फरमान को ठुकराया, देखिए कानूनी कार्रवाई तो अब केंद्र भी करेगा क्योंकि उनकी भी साख पर बनी है। तो क्या उन पर कार्रवाई बनती है या फिर फिलहाल जो स्थितियां हैं वो इसी तरह से चलती रहेंगी? तो केंद्र कार्रवाई करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, और केंद्र ने कहा भी है जी कि भी जो डीओपीटी है उसको राइट है डीओपीटी को। तो डीओपीटी ने आज भी जाहिर की और डीओपीटी ने यहाँ तक कहा है कि भी आपको रिटायरमेंट के बाद भी हम जो आपको अन्य सुविधाएं मिलती हैं वो रोकी जा सकती हैं जब तक इंक्वायरी नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भी उधर ममता बनर्जी का बरगस्त उनको मिला हुआ है, तो वो शायद उस चीज की चिंता ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो 3 साल का एक्सटेंशन है और उनको मिनिस्टर का दर्जा मिलेगा और वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट के बाद जो सरकार देती है उससे ज्यादा है। तो वो कंफर्ट जो उनमें फील कर, इसीलिए वो दिल्ली नहीं आए। उन्होंने ममता बनर्जी की बात को बिल्कुल फॉलो किया है और वो ममता बनर्जी ने उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन दिया है। तो देखिए ये एक अलग मैटर हो गया। अब रहा कि भी आपने दिल्ली का कहा कि भी दिल्ली में इस तरह का कन्फ्लिक्ट था। हाँ, देखिए कोर्ट बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से उतरने लगता है और जहाँ जरूरत होती है वहाँ कोर्ट हस्तक्षेप भी करता है। मान लीजिए कोविड के मामले में उसने कहा जो एक संवैधानिक दायरे में जो उसको अधिकार है, उन अधिकार के तहत अभी सरकार को फटकार भी लगाई और जो कमियां, उन कमियों को उजागर भी किया और नहीं होने पर कमेटी बनाकर उनको एक मॉनिटरिंग भी करता है। तो कोर्ट अपने लेवल पर एक संवैधानिक दायरे पूरी कोशिश करता है वो कि भी जनता का जो कहीं अहित न हो और जनता को जो परेशानियां हो रही हैं वो न हो, जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। और जनता को असुविधा होती है, परेशानी होती है, जनता संकट में होती है, तो वहाँ आप देखेंगे। जी आरबी उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। संदीप चौधरी जी, आपसे मैं माफी चाहूंगी, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।